नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के दोनों तरफ खड़े गार्ड हाथ में तख्ती लेकर टेनिस की तरह खेल खेलने लगे। 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया था और वो कागज के गोले बनाकर अभिभाषण दे रहे राज्यपाल की तरफ उछाल रहे थे। राज्यपाल को घेरे खड़े गार्ड उनकी तरफ आ रहे कागज के गोलों को हटाने का काम कर रहे थे। यही नहीं, राज्यपाल को अभिभाषण से रोकने के लिए कुछ विधायक जोर जोर से सीटी भी बजा रहे थे। हंगामा कर रहे विपक्ष में सबसे ज्यादा भीड़ लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी। सदन में हंगामे के दौरान सीएम योगी जहां अपनी मेज बजाते नजर आए तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े मुस्कुरा रहे थे। योगी सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष का यह हंगामा आधे घंटे से ज्यादा चला। सरकार ने 22 मई तक चलने वाले पहले सत्र का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने का फैसला किया। विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तब सदन का माहौल एकदम शांत नजर आ रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शांतिपूर्वक अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही राज्यपाल के सदन में आने के बाद राष्ट्रगान खत्म हुआ तो विपक्ष ने अपनी तैयारी को अमलजामा पहना दिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों दलों ने हाथों में बैनर तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को परिचालित किया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगे जो 4-4, 5-5 शहरों में हो चुके, जाति दंगे जो कराए जा रहे हैं, तो सदस्य यही सवाल पूछ रहे थे कि पहले इस पर आप बोले। सरकार को सजग रूप से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई न करके इस बात का संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं रही है। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया। योगी सरकार के मुताबिक उन्हें विपक्ष से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी और हंगामे को योगी सरकार ने अराजकता करार दिया। समाजवादी पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव पूरे दिन बैठे रहे। उस समय उन्होंने कुछ बोला नहीं। कुर्सियों और मेज पे खड़े होकर उन लोगों ने, विपक्ष ने गोले बना के निशाना ताना। आपको उनका उत्तर प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, इसलिए आपको प्रश्न नहीं पूछने, आपको हंगामा करना है। यूपी विधानसभा के बाहर फूलों से सजी एक बैलगाड़ी दिखी, क्योंकि इस बैलगाड़ी का इस्तेमाल बीजेपी के विधायक ने अपना किसान प्रेम दिखाने के लिए किया था और इसके लिए झांसी के गरौठा में बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी पर खड़े होकर विधानसभा पहुंचे। इस बैलगाड़ी को फूलों से सजाया गया था, साथ ही इस पर विधायक के किसान प्रेम को दिखाने वाला स्लोगन भी लिखा गया था। बैलगाड़ी से विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचे विधायक ने पहले फोटो खिंचवाई और फिर विधानसभा के अंदर चले गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया सत्र आज से शुरू हो गया है और विधायकों का विधानसभा में आना बदस्तूर जारी है। तरीके से विधायक यहाँ पर आते हैं, दूर दूर के विधायक, हर क्षेत्र के विधायक विधानसभा में आते हैं, लेकिन झांसी के विधायक ने आज विधानसभा के पहले दिन गरौठा के विधायक आने के लिए जवाहरलाल जिनका नाम है, इस बैलगाड़ी का प्रयोग किया। इस बैलगाड़ी के जरिए वो विधानसभा आए। अजब गजब तरीके से विधानसभा का रुख करके विधायक ने कैमरों की सुर्खियां तो बटोर ली, मगर बैलगाड़ी का मालिक विधानसभा के बाहर काफी देर तक विधायक जी का इंतजार करता रहा और जब विधायक नहीं आए तो विधानसभा परिसर से बाहर चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पावन नगरी अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने नर्मदा सेवा यात्रा समापन समारोह में पानी की एक एक बूंद की कीमत बताई। पीएम मोदी ने बताया कि वो गुजरात से हैं, लेकिन नर्मदा की एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज देश में कई नदियां हैं, लेकिन उनमें पानी का नामोनिशान नहीं है। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, नक्शे पर निशान है, पानी का नामो निशान नहीं। कई नदियां इतिहास के गर्त में खत्म हो चुकी। हमारे देश में केरल में एक नदी है, शायद एक ही नदी है जिसका नाम भारत पर है, भारत पूजा। उस केरल की नदी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये चिंता का विषय है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से शुरू किया था। नर्मदा सेवा यात्रा ने 148 दिनों में करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की और यात्रा वापस अमरकंटक पर जाकर खत्म हुई। यात्रा के समापन समारोह में शिवराज ने कहा कि 2 साल में सीवर का पानी नर्मदा में नहीं जाने देंगे। सभी शहरों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, पानी को साफ करके खेतों के लिए भेजेंगे। 18 शहरें 18 ट्रीटमेंट प्लांट बनने का आदेश हो जाए। ये संकल्प हमारा मलजल का पानी पाइपलाइनों के जरिए विपरीत दिशा में ले जाएंगे, शुद्ध करेंगे और वो शुद्ध पानी भी किसान के खेतों में दे देंगे। नर्मदा जी में मलजल की बूंद नहीं जाएगी। पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला को 3 लोग एक दुकान में घुसकर पीटने लगे। पीड़ित महिला पठानकोट हमले के शहीद कुलवंत सिंह के छोटे भाई हरदीप सिंह की पत्नी थी, जिसे एक ट्रैवल एजेंट ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पीटा। और पिटाई के दौरान जब महिला बचने के लिए एक दुकान में आ गई तो ट्रैवल एजेंट और उसके साथ आई 2 महिलाएं बेखौफ होकर उसे दुकान में ही पीटने लगे। दुकान वालों के ऐतराज करने पर वो महिला को पीटते पीटते दुकान से खींचकर बाहर ले गए। इस दौरान जब ट्रैवल एजेंट ने महिला को एक लात मारी तो मारपीट कर रही महिलाओं ने उसे रोका, लेकिन आरोपी महिलाएं अब भी पीड़ित को छोड़ने के मूड में नहीं थी। भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद वो महिला पर लात घूंसे बरसाए जा रही थी और इसी बीच आरोपी ट्रैवल एजेंट फिर मौके पर आया और जमीन पर अधमरी पड़ी महिला को एक और लात मारी। और इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी ट्रैवल एजेंट को रोका और महिला को लात से मारने पर ऐतराज जताया। आरोपियों ने महिला के साथ उसके पति को भी बुरी तरह पीटा। दोनों ने आरोपी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ 5 लाख रुपए न लौटाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी बात से बौखलाए ट्रैवल एजेंट गुरमान सिंह ने दोनों को बुरी तरह पीटा। आरोप है कि ट्रैवल एजेंट ने शहीद कुलवंत सिंह के भाई से फ्रांस में नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए थे, लेकिन फ्रांस नहीं भेजा। आरोपी ट्रैवल एजेंट ने 3 लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन बाकी के 5 लाख रुपए रख लिए। पैसे उल्टा सानू पैसे नहीं तो सानू गाली गलोच उसने बहुत किया भी मैं पैसे नहीं देने, जो करना कर लो। ये दौरान वो साडे उत्थे हत्थी पै गया। असी अपने आप को बचाते होने क्योंकि मैं कल्ला सी उत्थे, कोई जी मैं तो मेरी वाइफ दोनों सी। असी उस दौरान असी भैणी थाने फिर अपनी दरखास्त देने वास्ते आए भी सानू इसने गाली गलोच किया, नाले साडे हत्थी पिया। उत्थे उन्होंने साडी चाची जी नूं बहुत कुੱਟਿਆ। उन्होंने तो 15-20 गुंडे सीगे गड्डी दे विच आए, भर के गड्डी लैके आए सीगे। उन्होंने शरेआम गुंडागर्दी की है पूरे अड्डे दे विच। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजेंट समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनीता ने कपिल मिश्रा का जिक्र कर एक ट्वीट में लिखा है, कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता। कपिल ने विश्वासघात और झूठे आरोपों के बीज बोए हैं, वो वैसे ही काटेंगे। सुनीता केजरीवाल के ट्वीट का जवाब कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट से ही दिया। कपिल ने लिखा है, सुनीता केजरीवाल जी साधना में रहते हैं, पत्नी है, उन्हें अंदाजा भी नहीं उन्हीं के घर में कैसे कैसे कुचक्र रचे जाते हैं। वो अपना धर्म निभा रही हैं। सुनीता केजरीवाल जी सच से अनजान है। वो अपने पति के पतन से परेशान है और उनकी हर गाली सिर माथे पर। उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूंगा। कपिल मिश्रा के जवाब देने पर सुनीता केजरीवाल ने भी फिर पलटवार किया। सुनीता ने ट्वीट कर कपिल मिश्रा से सवाल पूछा, मुझे दीदी बोलते थे और घर में 2 करोड़ आए बताते तो। अच्छा 5 तारीख को कब आए पता ही नहीं लगा। चाय पूछती थी ना आपको हर बार। कपिल मिश्रा और सुनीता केजरीवाल के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भी कूद पड़े हैं। बग्गा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है, केजरीवाल जी आप भाभी के हैंडल से ट्वीट ना करिए। महिला के कंधे से बंदूक चलाने वाले को कायर माना जाता है। आप सामने आओ और सफाई दो। कपिल मिश्रा और केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये विलाप मंडली है, जनता इनका सच जान चुकी है। जो केजरीवाल साहब ने बोया है वो काट रहे हैं और इसलिए जो है वो जो सच है वो सच का सामना करना पड़ेगा उनको। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में फर्जी कंपनियों के जरिए कालाधन सफेद करने की कोशिश हो रही है।
आनंद शर्मा जी ने भी जनवरी के महीने में कहा, कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा कि ये पैसा टेररिस्ट के ग्रुप्स का और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का ये पैसा हमारे देश में आ रहा है। ये अपने आप में बहुत संगीन है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में होंडा सिटी कार फ्लाईओवर के नीचे गिरकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा बीबीए की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों की मौत का सबब बना, जबकि 5 की हालत गंभीर है। और होंडा सिटी की हालत देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में फ्लाईओवर से गिरने के बाद होंडा सिटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद वहां भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने मिलकर अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कार को किसी ने पीछे से टक्कर मारी या फिर तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के शिकार 7 छात्र बीबीए फर्स्ट ईयर के थे, जिनमें 2 छात्र भी थे। ये लोग परीक्षा देने के लिए दिल्ली के नरेला इलाके जा रहे थे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वो जानलेवा हादसे का शिकार हो गए। 7 दोस्त असेंबल हुए थे रोहिणी में और यहाँ से उन्हें नरेला में आईपी कॉलेज जाना था पेपर देने के लिए, और इसी कार में जा रहे थे। ये होंडा आईवी टैक गाड़ी है जो रजत के घर से निकली थी, और बताया जा रहा है कि यहाँ से जब ये निकले थे तो अचानक गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि होंडा सिटी के एयरबैग खुलने के बाद भी छात्रों को गंभीर चोट आई। एक चश्मदीद ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में मौजूद कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर छात्रों की चेन खींची और पैसा भी लूट गए। ये भी दावा किया गया है कि ज्यादातर लोग मदद के बजाय तमाशा देखते रहे। बिल्कुल चैन ले गए। अच्छा, हाँ, कौन ले गया चैन? अब वही नशेड़ी ले गए होंगे, और कौन ले जाएगा? आपने देखा? बिल्कुल आँख से देखा मैं। मेरे पास मोबाइल रहता था, मैं उसका फोटो खींचा रहा था। मैं वो चिल्लाता रहा, भाई हाथ लगाओ, मेरा जूता तक चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त करने के बाद हादसे की पड़ताल शुरू कर दी है। कर्नाटक में गदग झील के किनारे पर खड़े कुछ लोग अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे। यात्रियों से भरी एक बस झील में गिर गई थी और बस में बैठे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, और इस चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए। झील में गिरी बस का आगे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और बस में फंसे यात्री जान बचाने के लिए पीछे की तरफ इकट्ठा हो गए थे। यात्रियों को बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया गया। रस्सी का एक सिर बस की खिड़की से बांध दिया गया तो दूसरा सिरा झील किनारे खड़े लोगों ने थाम लिया, और इसके बाद रस्सी के सहारे एक एक यात्री को बस से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। इस तरह सभी यात्रियों को सही सलामत बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे में एक व्यक्ति की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मथुरा एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक कार 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई के पास भिवंडी के आदित्य टेक्सटाइल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ है। दिल्ली के मुनीरका में एक लॉन्ड्री की दुकान में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर सुनवाई कर रही है। भारत ने 11 जजों की बेंच के सामने अपना पक्ष रख दिया है और शाम करीब 6:30 बजे पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा रोकने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने 3 मांगे रखी है। पहली मांग कि पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी पर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरी मांग, पाकिस्तान इस मामले में उठाए कदमों की जानकारी कोर्ट को दे। और तीसरी मांग, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे भारत के अधिकारों को ठेस लगे। इससे पहले हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव पर लगे पाकिस्तान के सभी आरोपों को झूठा बताया। These allegations, India's position has been and continues to be that Jadhav was kidnapped from Iran and appears to have been framed based upon a confession extracted from him when he was in military custody. The allegations of Pakistan lack credibility, particularly in the absence of consular access being provided, by which India would have been able to understand the circumstances of Jadhav's presence in Pakistan, secure first-hand information about Jadhav while in military custody. पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरोसा जताया है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा और भारत के नजरिए को दुनिया को स्वीकार करना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से भी बार बार कहा गया है, सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हर प्रकार से जाधव जी को न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। ये विषय न केवल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सारे भारतीय राष्ट्र के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है।
कुलभूषण जाधव के दोस्त अरविंद सिंह ने कहा है कि भारत का केस मजबूत हुआ है। हरीश साल्वे ने जिस तरह से केस को रखा है, पाकिस्तान के पास जाधव को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है इन बातों से, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर्ड वे में है, साल्वे जी ने इस केस को आईसीजी के समक्ष रखा है, उसे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास उनको छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। देश दिन भर में रुक रहे हैं, कुछ ही पलों के लिए फौरन होंगे हाजिर। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद के कविनगर इलाके में जमीन से आसमान छूती आग की लपटों से पूरा इलाका पीली रोशनी में नहा गया। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। जब रविवार रात को केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी तो आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग के भयानक रूप लेने की बड़ी वजह थी कि फैक्ट्री के अंदर रखे केमिकल के ड्रम लगातार ब्लास्ट कर रहे थे। आग का तांडव देख इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन इस भयंकर आग को बुझाने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे थे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नोएडा और मेरठ से भी दमकल की 2 दर्जन गाड़ियों को बुलाया, साथ ही एयरफोर्स की भी मदद ली गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आग की चपेट में आने से कुछ जानवर जख्मी हो गए, जिन्हें एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की मदद से बाहर निकाला गया। में कुछ गाय वाय बांधा था, एक चौकीदार था, उन सबको बाहर किया। आई थिंक 1 काउ गॉट इंजर्ड और हर्ट, बाकी कोई जीवन हानि नहीं। केमिकल्स की एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है, तो उसकी सूचना मिलने पर हमने फोम वाले फायर टेंडर मंगाए इंडियन एयरफोर्स बेस से और नोएडा से संपर्क करके। कविनगर के जिस इलाके में ये भीषण आग लगी थी, वहां पास में पेट्रोल पंप और रिहायशी इलाका था। गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तलाक के तीनों तरीकों को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ 3 तलाक जैसे तलाक़े बिदअत, और उन्होंने कहा है साथ ही तलाक़े हसना और तलाक़े अहसन को भी खत्म कर देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर सब तरह के तलाक खत्म कर दिए जाएंगे तो तलाक कैसे होगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ऐसी सूरत में सरकार कानून बनाने के लिए तैयार है। 3 तलाक के पक्ष में कोर्ट में दलील रखने वाले वकील सलमान खुर्शीद ने अटॉर्नी जनरल की राय को तर्कहीन बताया। I think the Attorney General was trying to convey that they were, or the state is against talaq per se. All forms of divorce will go, and if all forms of divorce go, then you will have to bring in legislation. I don't think that's a very sensible idea. यूपी के फतेहपुर से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के घर 3 तलाक पीड़ित महिलाओं का मजमा लगा रहा, जिससे जिले भर में 3 तलाक पीड़ित महिलाएं अपना दर्द सुनाने के लिए बीजेपी विधायक विक्रम सिंह से मिलने पहुंची थी। सीएम योगी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पीड़ित महिलाओं ने बीजेपी विधायक को ज्ञापन सौंपा। 3 तलाक पीड़ितों ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई और यहाँ कई महिलाएं अपना दर्द बयां करते हुए भावुक हो गईं। तो बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने पीड़ितों की बात सीएम योगी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ट्रिपल तलाक अपने आप में एक असंवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की मूल भावना और संविधान की आत्मा के खिलाफ का विषय है। और यहाँ का प्रधान पुरुष महिलाओं के ऊपर जाति करता है और 3 बार तलाक कर उनको अपने सुखों से वंचित कर देता है। साइबर अटैक की आशंका के मद्देनजर देश भर के कुछ एटीएम एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसी वसूली वायरस की आशंका की गई है। फिलहाल गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। दुनिया भर के 99 देशों पर हुए साइबर हमले के बाद भारत में भी बैंकों में दहशत का माहौल है। हालांकि बैंकों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। ज्यादातर बैंकों में सावधानी बरतते हुए सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सभी बैंक कर्मचारियों को आईटी विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो साइबर अटैक की वजह से एटीएम बंद किए गए हैं और साथ ही साथ तमाम तरह की हिदायत कस्टमर्स को भी बरतने की जानकारी दी गई है और बैंक कर्मचारियों को आईटी विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखकर काम करने की हिदायत दी गई है।
जितने भी एटीएम थे और हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए निर्देश जारी हो चुके थे और आरबीआई ने भी अलग से निर्देश दिया था कि जो एटीएम है तब तक चालू ना किया जाए जब तक इसको अपडेट सिक्योरिटी पैच जो है उसका अपडेट ना हो जाए। तो सावधानी हम लोग बरत रहे हैं कि कोई भी जैसे मेल है इंट्रूडर का मेल हम लोग ना रीड करें,